नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा प्रेमचंद जी की कहानी नमक का दरोगा, जो कि एनसीईआरटी कक्षा 11वीं में हिंदी आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर पर चर्चा। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? अब आप देखिए, इस कहानी में कई पात्र हैं, जैसे मुंशी वंशीधर, पंडित अलोपीद्दीन और वंशीधर के पिता। लेकिन इनमें से सबसे प्रभावशाली पात्र कौन है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, उसी को आपको बताना है कि उसी ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया। साथ में ये भी बताना है कि क्यों इस पात्र ने आपको प्रभावित किया। तो इसके अंतर्गत आपको उस पात्र के उन विशेषताओं, उन गुणों को भी वर्णन करना है जिसके कारण उस पात्र ने आपको प्रभावित किया। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इस कहानी में मुंशी वंशीधर मुझे सर्वाधिक प्रभावित करते हैं क्योंकि वे ईमानदार, कर्तव्यपरायण, कठोर, बेमरौवत और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उनके घर की आर्थिक दशा बहुत खराब थी, फिर भी उनका ईमान नहीं डगमगाया। उनके पिता ने उन्हें ऊपरी आय पर नज़र रखने की नसीहत दी थी, पर वे सत्य के मार्ग पर अडिग खड़े रहे। आज देश को ऐसे कर्मियों की ज़रूरत है जो बिना लालच सत्य के मार्ग पर अडिग खड़े रह सकें और जो परिणाम का बेखौफ होकर सामना कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीद्दीन के व्यक्तित्व के कौन कौन से दो पहलू उभर कर सामने आते हैं? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है। पंडित अलोपीद्दीन को आपने कहानी में देखा कि किस प्रकार वो पहले लक्ष्मी की शक्ति पर अगाध विश्वास करते हैं और धन के बल पर सभी को खरीद लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि अदालत में भी वो अपने पैसे के बल पर अपने पक्ष में न्याय करा लेते हैं और मुंशी वंशीधर को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन वही पंडित अलोपीद्दीन कहानी के अंत में स्वयं मुंशी वंशीधर के पास जाते हैं और उन्हें अपनी समस्त जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। तो इस प्रकार जहां ये अपेक्षा की जा रही थी कि मुंशी वंशीधर से वो बदला लेंगे, वहां पर पंडित अलोपीद्दीन बदला लेने की भावना भूल करके उन्हें अपने समस्त जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। तो इस तरह से पंडित अलोपीद्दीन के व्यक्तित्व के दो पहलू यहाँ पर नजर आते हैं। इन्हीं दोनों पहलुओं की चर्चा आपको इस प्रश्न में करनी है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। दोनों पहलुओं की चर्चा आप दो अलग अलग पैराग्राफ में कर सकते हैं, तो आपका उत्तर ज़्यादा सुसंगठित होगा। उत्तर देखते हैं। पंडित अलोपीद्दीन के दो पहलू सामने आते हैं। क, लक्ष्मी के उपासक। पंडित अलोपीद्दीन लक्ष्मी के उपासक हैं। वे लक्ष्मी को सर्वोच्च मानते हैं। उनका मानना है कि धरती पर क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। उन्होंने अदालत में सबको खरीद रखा है। वे कुशल वक्ता भी हैं। वाणी व धन से उन्होंने सबको वश में कर रखा है। इसी कारण वे नमक का अवैध धंधा करते हैं और वंशीधर द्वारा पकड़े जाने पर भी अदालत में धन के बल पर स्वयं को रिहा करवा लेते हैं और वंशीधर को नौकरी से हटवा देते हैं। तो ये उनका नकारात्मक पहलू हो गया। एक सकारात्मक पहलू है, वो क्या है? ईमानदारी के प्रशंसक। कहानी के अंत में इनका उज्जवल रूप सामने आता है। वे ईमानदारी के महत्व को भली भांति समझते हैं। वे वंशीधर की ईमानदारी के कायल यानी प्रशंसक हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति उन्हें सरलता से नहीं मिल सकता था, अतः वे स्वयं उनके घर पहुँचे और उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया। उन्हें अच्छा वेतन व सुविधाएं देकर मान सम्मान बढ़ाया। उनके स्थान पर आम व्यक्ति तो सदा बदला लेने की बात ही सोचता रहता। तो ये दो पक्ष हो गए। एक तो सकारात्मक पक्ष है जो ईमानदारी के प्रशंसक हैं, और नकारात्मक पक्ष है जो लक्ष्मी के बल पर वो सबको खरीद लेना चाहते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। अब यहाँ 3 पात्रों का नाम दिया है। वृद्ध मुंशी जी यानी मुंशी बंशीधर के पिताजी, वकील जिन्होंने अन्याय का साथ दिया और मुंशी बंशीधर की पराजय हुई कोर्ट में और पंडित अलोपीदीन की विजय हुई, और तीसरा पात्र है शहर की भीड़, जो किस प्रकार पंडित अलोपीदीन की पहले तो निंदा करती है लेकिन साथ में उनके पक्ष में सहानुभूति भी रखती है कि ऐसा अमीर व्यक्ति कैसे पकड़ लिया गया, कैसे कानून के शिकंजे में आ गया। अब इस प्रश्न में आपको पाठ से उन प्रसंगों को उद्धृत करना है जो इन अलग अलग पात्रों के व्यक्तित्व की सच्चाई को उजागर करता है, और इन्हीं के माध्यम से लेखक ने समाज की सच्चाई को उजागर किया है। तो ये सभी पात्र, चाहे बंशीधर के पिताजी हुए, चाहे वकील हुए या शहर की भीड़ हुई, ये एक सामाजिक यथार्थ यानी सामाजिक सच्चाई को उजागर करते हैं। उस प्रसंग को चुन करके लिखना है और साथ में ये बताना है कि ये प्रसंग समाज की किस सच्चाई को उजागर करता है। तो इसका उत्तर काफ़ी लंबा होगा। आपको परीक्षा में इसमें से किसी एक पात्र के माध्यम से सामाजिक सच्चाई को उजागर करने के लिए कहा जा सकता है। तीनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जनरली जो है इस सेक्शन से 3 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें से किसी एक पर ही आपको लिखना होगा। उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हम वृद्ध मुंशी जी के बारे में देखते हैं। वृद्ध मुंशी जी के बारे में जो कहानी में अंश है उसको पहले उद्धृत करते हैं। वृद्ध मुंशी जी कहते हैं, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरफ बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़े। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। तो ये तो हो गया वो अंश जो वृद्ध मुंशी जी ने कहा था। अब ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करता है, तो नीचे आप पैरा चेंज करके लिखेंगे, यह संदर्भ समाज की इस सच्चाई को उजागर करता है कि आर्थिक हालात और धन के लोभ के कारण लोग किस प्रकार अपने बच्चों को भी गलत राह पर चलने की सलाह दे डालते हैं। अब आगे चलते हैं। वकीलों ने किस सामाजिक सच्चाई को उजागर किया, तो सबसे पहले वकीलों के संबंध में जो प्रसंग पाठ में आया है उसका उल्लेख करेंगे। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वत्ता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। ये तो हो गया वकीलों के संदर्भ में व्यक्त किया गया प्रसंग। अब इस प्रसंग से किस सामाजिक सच्चाई का पता चलता है, तो वो नीचे आप लिखेंगे। इस संदर्भ से ज्ञात होता है कि किस प्रकार समाज में न्याय और नीति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग भी धन के लोभ में अन्याय और अनीति का साथ देने लगते हैं। अगला पॉइंट है शहर की भीड़ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं शहर की भीड़ के बारे में लेखक ने इस कहानी में क्या प्रसंग उद्धृत किया है। पहले उस प्रसंग की चर्चा करेंगे।
लेखक ने भीड़ के बारे में प्रसंग लिखा है कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बाल वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से सब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत के तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। ये तो हो गया संदर्भ। अब इससे किस सामाजिक सच्चाई का पता चलता है? इस संदर्भ से ज्ञात होता है कि भीड़ निंदा करने में बड़ी तेज होती है। अपने भीतर झांक कर न देखने वाले दूसरों के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दूसरों पर टीका टिप्पणी करना बहुत ही आसान काम है। तो ये सामाजिक सच्चाई है। तो इस तरह से तीनों पात्रों के बारे में आपने जो सामाजिक सच्चाई है और तीनों पात्रों से संबंधित जो प्रसंग है उसको देख लिया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इन पंक्तियों के आधार पर नीचे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले हम पंक्तियों को पढ़ते हैं। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। अब इन पंक्तियों के आधार पर प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है, यह किसकी उक्ति है, यानी किसका कथन है। और दूसरा प्रश्न है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कई बार पूछा गया है। तीसरा प्रश्न, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। कई बार ये प्रश्न भी ख वाला जो प्रश्न है इसके साथ जोड़कर एक ही प्रश्न बनाकर पूछा जाता है। तो दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, दोनों का उत्तर आपको समझना है। पहले आपको उत्तर देना है कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, और साथ में वैल्यू एडिड क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि क्या एक पिता के इस वक्तव्य से आप सहमत हैं। तो तर्कपूर्ण उत्तर आप देंगे इसके बारे में। अब आइए इसका उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न जो था कि यह किसकी उक्ति है, तो आप ये देख लीजिए, यह उक्ति वंशीधर के पिताजी की है। दूसरा है कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। तो मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि यह भी महीने में एक बार ही दिखाई देता है। इसके बाद यह घटता चला जाता है और अंत में वह समाप्त हो जाता है। वेतन भी एक बार पूरा आता है और खर्च होते होते महीने के अंत तक समाप्त हो जाता है। तीसरा जो प्रश्न था कि क्या एक पिता के द्वारा इस तरह के बात अपने बेटे को समझाने से आप सहमत हैं, तो उसका उत्तर देखिए, मैं पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। पिता का कर्तव्य पुत्र को सही रास्ते पर चलाना होता है, परंतु यहाँ पिता स्वयं ही भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने की सलाह दे रहा है। तो इसमें आपने बताया कि आप सहमत नहीं हैं और क्यों सहमत नहीं हैं, दोनों चीज़ें शामिल होनी चाहिए आपके उत्तर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नमक का दरोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताइए, उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। इसमें भी 2 प्रश्न शामिल हैं। एक तो कोई और शीर्षक आपको सुझाना है, साथ में ये भी बताना है कि आपके द्वारा सुझाया गया शीर्षक क्यों इस पाठ के लिए सुटेबल है, सही है। तो आइए उत्तर देखते हैं। 2 उत्तर आप सुझा सकते हैं। एक तो धर्म की जीत, सत्य की विजय आप सुझा सकते हैं। ये क्या हो गया, कहानी की थीम से रिलेटेड, थीम बेस्ड एक तरह से शीर्षक हो गए, सत्य की जीत या धर्म की जीत।
इसके बाद पात्र आधारित शीर्षक। शीर्षक कई आधारों पर दिए जा सकते हैं, कहानी के थीम के आधार पर, कहानी के महत्वपूर्ण पात्र के आधार पर। तो ये पात्र के आधार पर आप शीर्षक अगर देना चाहते हैं तो कर्तव्यनिष्ठ दारोगा ये शीर्षक दे सकते हैं। अब आधार क्या है? धर्म की जीत, सत्य की विजय शीर्षक का आधार है कि धन के आगे धर्म झुका नहीं। अंत में पंडित अलोपी दीन ने भी धर्म के द्वार पर जाकर माथा टेक दिया। और अगर दूसरा शीर्षक आप देते हैं तो इसके पक्ष में आपका तर्क क्या होना चाहिए? कर्तव्यनिष्ठ दारोगा वंशीधर जैसा सत्यव्रत लेने वाले युवक जो पिता के कहने और घर की दशा को देखकर भी धन के लालच में नहीं आया, उसी के चारों ओर पूरी कहानी घूम रही है। तो इसलिए कर्तव्यनिष्ठ दारोगा इसका उचित शीर्षक हो सकता है। अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में अलोपी दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं? अब इसमें दो प्रश्न हैं। एक तो कहानी के अंत में अलोपी दीन वंशीधर के यहाँ क्यों गए और क्यों उन्होंने अपनी सारी जायदाद का मैनेजर नियुक्त किया, जबकि ऐसा देखने में लगता है कि वंशीधर ने उन्हें गिरफ्तार किया था तो वो अब वंशीधर से बदला लेंगे। लेकिन वो बदला नहीं लेते हैं बल्कि उनके सत्यनिष्ठा का सम्मान करते हैं और उनको अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना देते हैं। तो ऐसा किन कारणों से उन्होंने किया होगा, इसका उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न ये पूछ रहा है कि अगर आपको ये कहानी लिखनी होती तो आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? अब ये वैल्यू एडेड क्वेश्चन है, आपको अपनी कल्पना से उत्तर देना है। हर बच्चा अलग अलग तरह से सोच सकता है इस कहानी का अंत, ये उत्तर सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। फिलहाल इसका एक उत्तर हम देखते हैं। कहानी के अंत में अलोपी दीन ने वंशीधर को मैनेजर नियुक्त कर दिया। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि अलोपी दीन स्वयं भ्रष्ट थे, परंतु उन्हें अपनी जायदाद को संभालने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी और वंशीधर उनकी दृष्टि में एक योग्य व्यक्ति थे। दूसरा कारण ये हो सकता है कि पंडित अलोपी दीन आत्मग्लानि से भी पीड़ित थे। वे ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की नौकरी छीनने का दुख था, यानी उन्हें ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की नौकरी छीन जाने का दुख था और उनके भीतर एक आत्मग्लानि थी कि हमने बहुत गलत काम किया, एक ईमानदार आदमी की नौकरी हमारे कारण छीन ली गई। तो इस कारण से भी उन्होंने, हो सकता है कि उन्हें अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाया हो। और पहला कारण ये रहा होगा कि वो भले ही भ्रष्ट थे लेकिन अपनी जायदाद संभालने के लिए उन्हें एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी और वो ईमानदार व्यक्ति वंशीधर से बढ़कर के कोई और नहीं हो सकता था, क्योंकि वंशीधर को एक तरह से ईमानदारी का टेस्ट उन्होंने ले रखा था। तो ये दो कारण हो सकते हैं। और आप इस कहानी का अंत करते कैसे करेंगे, ये तो अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग उत्तर दे सकते हैं। फिर भी इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं? मैं इस कहानी का अंत इस प्रकार करता कि ग्लानि से भरे अलोपी दीन वंशीधर के पास गए और वंशीधर के समक्ष ऊंचे वेतन के साथ मैनेजर पद देने का प्रस्ताव रखा। यह सुन वंशीधर ने कहा, यदि आपको अपने किए पर ग्लानि हो रही है तो अपना जुर्म अदालत में कबूल कर लीजिए। अलोपी दीन वंशीधर की शर्त मान लेते हैं। अदालत ने सारी सच्चाई जानकर वंशीधर को नौकरी पर रखने का पुनः आदेश दे दिया। वंशीधर सेवानिवृत्ति तक ईमानदारी पूर्वक नौकरी करते रहे। सेवानिवृत्ति के उपरांत अलोपी दीन ने वंशीधर को अपने समस्त कार्यभार के लिए मैनेजर नियुक्त कर दिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि पहले तो वंशीधर ये शर्त रखते पंडित अलोपी दीन के सामने कि आप अपने अपराध को पहले अदालत में कबूल कीजिए, और अदालत में अगर पंडित अलोपी दीन अपने अपराध को कबूल कर लेते तो मुंशी वंशीधर की नौकरी पुनः मिल जाती और उनकी जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी कोर्ट में हारने की वो फिर से लौट आती और उसके बाद वो पहले सरकारी नौकरी में फिर से ज्वाइन करते, काम करते और रिटायर होने के बाद पंडित अलोपी दीन की जायदाद के मैनेजर के रूप में कार्यभार ग्रहण करते। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहानी से कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट या कथन चुने गए हैं और कहा जा रहा है कि समझाइए तो जरा। इन कथनों को थोड़ा संक्षेप में आपको एक्सप्लेन करना है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है।
निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। दूसरा सेंटेंस है, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। तीसरा जो वाक्य है, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। चौथा है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। पांचवा है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसके बाद, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। ये अलग अलग सेंटेंस हैं, कहानी के वाक्य हैं। इनका अर्थ समझाना है, यानी इनको थोड़ा सा और खोल करके स्पष्ट करके बताना है। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि नौकरी में पद को महत्व न देकर उससे होने वाली ऊपरी कमाई पर ध्यान देना चाहिए। ये समझाया था वंशीधर के पिताजी ने वंशीधर को। दूसरा जो वाक्य है, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। इसका अर्थ होता है कि इस संसार में व्यक्ति के जीवन संघर्ष में धैर्य, बुद्धि, आत्मावलंबन ही क्रमशः मित्र, पथ प्रदर्शक व सहायक का काम करते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता के लिए खुद ही जूझना पड़ता है, उसे स्वयं ही कुछ पाना होता है। ये इसका अर्थ है। तीसरा वाक्य है, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। इसका मतलब है कि मनुष्य के मन में यदि कोई भ्रम हो तो स्थितियों को आपस में जोड़ करके तर्क के सहारे से सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और स्थिति स्पष्ट हो जाती है। चौथा जो कथन था, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। इसका अर्थ हुआ कि समाज में ज़्यादातर देखने में आता है कि धन से न्याय और नीति को भी प्रभावित किया जाता है। धन के लोभ में न्याय और नीति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग भी अन्याय और अनीति का साथ देने लगते हैं। पांचवा जो सेंटेंस है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका मतलब होता है, समाज में दूसरों की निंदा या बुराई की खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। संसार में लोग कुछ करें या न करें, दूसरों की निंदा करने में पीछे नहीं रहते। हालांकि निंदा करने वाले को अपनी कमी का ध्यान नहीं रहता। छठवां सेंटेंस है, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। यह बात बूढ़े मुंशी जी ने वंशीधर से कही थी। उन्हें वंशीधर द्वारा रिश्वत के मौके को ठुकरा देने का दुख है। इस नासमझी के कारण वे उनकी पढ़ाई लिखाई को निरर्थक मानते हैं। सातवां जो वाक्य है वह है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। इसका क्या अर्थ हुआ? सत्य निष्ठा के कारण वंशीधर ने अलोपी दीन द्वारा घूस के रूप में 40,000 रुपए की पेशकश को ठुकरा दिया। इस प्रकार उनके धर्म की शक्ति के आगे पंडित अलोपी दीन के धन की ताकत परास्त हो गई। ये इसका मतलब है। आठवां जो वाक्य है, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। इसका मतलब क्या है? यहाँ अदालतों की कार्यशैली पर व्यंग किया गया है। अदालतें न्याय का मंदिर कही जाती हैं, परंतु यहाँ भी सब कुछ बिकाऊ था। धन के लोभ में न्याय के लिए जिम्मेदार सभी लोग सत्य को असत्य सिद्ध करने में जुट गए। सत्य की तरफ अकेले वंशीधर थे, अतः वहाँ धन व धर्म में एक युद्ध सा हो रहा था। तो इस प्रकार इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनकी चर्चा कर दी गई। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।